नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। द फोर्थ स्टेट एक कोशिश है निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता की, लेकिन ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं हमारे चैनल को ज्वाइन करके। आज हम लोग पहुंचे हैं राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने के लिए, जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी लंबे समय तक, करीब 3 दशक से भारत सरकार की सेवा में, और इन्होंने देश के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ बहुत करीब से काम किया है। साथ ही इन्होंने किताबें भी लिखी हैं और समाज का अनुभव और राजनीति को बहुत करीब से देखा है। तो इनसे बात करके जानेंगे किस तरह की हुकूमतें रही उन अलग अलग प्रधानमंत्रियों की। क्या लिखा है इन्होंने अपनी इस किताब में, अनमोल सुक्तियाँ। सुक्तियाँ वो हैं जो हम लोग अपने जीवन में रोज़मर्रा में इनका उपयोग करते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे को एग्जाम्पल्स देते हुए, कुछ लिखते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ वाद संवाद विवाद में। तो ये पूरी एक 350 पेज की किताब भी इन्होंने लिखी है और सब इसमें डिटेल में है कि इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसके बीच में होने वाले तमाम घटनाक्रमों, समारोह, उत्सव, दुख, तकलीफ, हर चीज़ को सुक्तियों में समा दिया इन्होंने। एक सुक्ति को समझ के, पढ़ के आपको लग जाएगा कि उससे जुड़ा पूरा जो कहानी है, वृतांत आपके सामने पेश कर दिया गया। तो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े। सर, आपका स्वागत है राजेंद्र जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और इस चैनल को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दर्शकों से भी अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। तो आपने ये कैसे लिख दिया, इतना बढ़िया किताब आपने लिखी है, 370 के 80 पेज इसमें है, और सरकारी नौकरी में रहते रहते भी आपने लिख डाला इतना काम। सबसे मुश्किल काम तो यही था, सरकारी नौकरी में काम करते हुए इस तरह की किताब को तैयार करना। और मैंने जीवन के अनेक पड़ावों से अपने आप को गुजारा है। बचपन में गांव में पैदा हुए और वहाँ से मैं सोच नहीं सकता था कि यहाँ दिल्ली तक का सफ़र इस तरह से मैं व्यतीत करके किताब भी लिख पाऊँगा और ऐसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोगों के साथ काम कर पाऊँगा जिसमें सत्ता की नज़दीकी को देखने का मौका मिले। सत्ता नज़दीक से ही नहीं देखी बल्कि बारीकी से देखी है और उनको अनुभव भी किया है और अनुभव के साथ जिया भी है। क्या अनुभव किया सर आपने, थोड़ा सा बताइए। आपने किस किस के साथ काम किया पहले? मैंने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ काम किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के साथ बहुत ही नज़दीकी से व्यक्तिगत रूप से काम किया। बाकी 2 प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा, उनके कार्यालय में भी काम किया। और क्योंकि मेरा हिंदी में ज़्यादा रुचि थी इसलिए वाजपेयी जी के साथ मेरा ज़्यादा सानिध्य रहा। अच्छा, एक आज की तारीख में क्या है साहब, पीएमओ जो है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जी अब उसका इतना ज़्यादा चर्चा होती है, जिक्र होता है, जितना पहले शायद नहीं होता था। अब तो हर चीज़ पीएमओ पीएमओ। तो सब हमारे दर्शक खासतौर पर जानना चाहेंगे, ये पीएमओ है क्या चीज़, किस तरह से काम करता है? प्रधानमंत्री का कार्यालय कितनी बड़ी ताकतवर चीज़ होती है? प्रधानमंत्री का कार्यालय अलग अलग तरीक़ों से काम करता है। इसमें देश के राज्य बटे होते हैं और विभाग बटे होते हैं। वहाँ पे एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है, उसको एक डिवीज़न के नाम मतलब हर जो डिपार्टमेंट है, हाँ। मतलब शिपिंग का डिपार्टमेंट हाँ, है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, आंतरिक होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उन सब के आईएएस अधिकारी, जॉइंट सेक्रेटरी वहाँ पर डेपुटेशन पे जाता है। जी 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 उनको आंतरिक रूप से विभाजन किया जाता है ताकि अच्छी तरह से नियंत्रित कर सके और बारीकी से नीतियों को देख सके प्रधानमंत्री। और स्टेट में भी, स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हाँ, स्टेट के भी होते जैसे हरियाणा से जुड़ा कोई मुद्दा है, हाँ जी। तो उससे संबंधित एक व्यक्ति, आईएएस लेवल का अधिकारी, पीएमओ में रहेगा। तो प्रधानमंत्री को अगर कोई सवाल जवाब पूछना है, कुछ जानकारी लेनी है, तो वो उसका पहला विंडो होगा बातचीत करने का। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन डिवीजन में सब तरह की सूचनाएं होती हैं। अच्छा। राज्यों से संबंधित भी और विभागों से संबंधित। जब भी प्रधानमंत्री के सामने कोई पेश किया जाएगा सवाल या नीति के लिए या अब भविष्य के निर्माण में जो भी नीतियाँ कारगर होती हैं, या एक देश को नई दिशा देनी है, या विभागों को नई दिशा देनी है, मंत्रालयों को नई दिशा देनी है, सरकार कैसे चले उसको एक नया रूप देना है और उसको नई तरह से आगाज़ करना है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ डिवीज़न में बारीकी से काम हो। और वो बारीकी से वहाँ पर काम होता है और इसी वजह से प्रधानमंत्री अपना नियंत्रण रखते हैं। और प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण अंग है देश का, लोकतंत्र का, और देश को चलाने वाली संस्था है। मंत्रिमंडल तो उनके सहयोग, उनके मार्गदर्शन में काम करता है
बाकी तो प्रधानमंत्री की नीतियां ही सबसे ज़्यादा देश को आगे ले जाने वाली होती हैं, और उनमें से प्रमुख रूप से जो भी वो फ्लैगशिप के रूप में चुनते हैं उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अच्छा, तो अब एक बात थोड़ा सा बताइए, प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक अंदाजा कितने लोग काम करते होंगे? करीब करीब वहाँ मेरे अंदाजे में 400 साढ़े 400 लोग हैं। और वो मतलब ये समझिए कि पूरे हिंदुस्तान की जानकारी उनके पास रहती है। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई भी सूचना अगर पीएम को रात को 2 बजे चाहिए तो वो अपने किसी अधिकारी को संपर्क करेगा, हाँ, उसको पूरा पूरा चैनल रहता है उनको उनका, सूचना मिल जाएगी। पूरा चैनल। और अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, अच्छा पहले बताइए ना सर, प्रधानमंत्री का कार्यालय है कहाँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यालय या जो हमारा सचिवालय बोला जाता है, इसमें साउथ ब्लॉक में है। उसको पहले लाट साहब का दफ्तर भी बोला जाता था अंग्रेजों के टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, लाट साहब का दफ्तर पहले कौन रहता था साहब उस दफ्तर में? ये अंग्रेज जो अंग्रेज अफसर। लॉर्ड वगैरह जो बनते थे, लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह, जो आखिरी तो वही थे। हाँ। राजगोपालाचार्य जी रहे, तो राष्ट्रपति उनका ऑफिस था भवन में। वो, हाँ जी, हाँ और अब वो प्रधानमंत्री कार्यालय बन गया आज़ादी के बाद। तो ये दफ्तर देखिए, आप समझिए, एक है प्रधानमंत्री का घर, 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसका पहले का नाम था 7 रेस कोर्स रोड। प्रधानमंत्री मोदी ने आके उसका नाम बदल दिया, उसका नाम हो गया 7 लोक कल्याण मार्ग। वो उनका सरकारी निवास है, अपना घर है। एक उनका दफ्तर, अब ये तो है पीएम का रेजिडेंस, ऑफिशियल रेजिडेंस, उसके भीतर भी एक दफ्तर होता है जी। जी जी जी। उस पीएम के दफ्तर घर के अंदर भी होता है? हाँ जी, घर के अंदर भी होता है। वो किस तरह का होता है? वो इस तरह से होता है भी जो प्रधानमंत्री को 24 घंटे सेवाएं दे सके, किसी भी तरह की सूचना देनी है, लेनी है। अच्छा, 24 घंटे काम करता है 24 घंटे देश के लिए काम करता है। पीएमओ, पीएम का घर भी और पीएम का दफ्तर भी जी जी तो 24 घंटे में अवेलेबल है। जी जी जब जरूरत हो तो प्राइम मिनिस्टर घंटी मारेंगे, फोन करेंगे और उनको जानकारी लग जी जाएगी। जी जी। और ये 7 हमने बताया, 7 लोक कल्याण मार्ग उनका घर है। और साउथ ब्लॉक जो है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई सीट है तो वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। साउथ ब्लॉक जो आपने देखा होगा, एक जैसे पत्थर की इमारतें हैं। राष्ट्रपति का जो भवन है उसके ठीक बगल में ये रायसीना हिल्स नाम की जगह है, जो एक गांव था पुराना रायसीना, उसकी पहाड़ी पर ये दोनों बसाए गए हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण महकमे हैं। तो समझिए पूरा देश यहीं से चलता है साहब। जी जी। इनसे महत्वपूर्ण बिल्कुल सही कहा, इससे महत्वपूर्ण कार्यालय कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो ये 5 महकमे हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं वहाँ। ना। ये 5 महकमों के लिए ऑफिस वहीं है। तो इनके जो मंत्री हैं, हाँ, एक मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग भी वहीं बैठते हैं। नहीं नहीं, वहाँ पे बैठते हैं नॉर्थ ब्लॉक में, तो बैठते हैं वित्त मंत्री, गृह मंत्री और कार्मिक राज्य में। हाँ, कार्मिक, वही कार्मिक। वो जो मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और दक्षिण साउथ ब्लॉक में है प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। ये 3 महत्वपूर्ण महकमे वहाँ हैं। आमने सामने दोनों बिल्डिंगें हैं, आपने ज़रूर देखी होंगी। जी। तो आज बताइए साहब, अब तो प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका था, अगर आप बताएं, आपने देवगौड़ा साहब से भी काम किया, गुजराल जी के साथ किया और बड़े करीब से वाजपेयी जी के साथ किया, तो इनका किस तरह का स्टाइल था, किस तरह का फंक्शनिंग थी? क्या प्रधानमंत्री भी बाकी नेताओं की तरह, अफसरों की तरह सवेरे पहुंच जाते हैं वहाँ 8 बजे 9 बजे और उंगली लगाते हैं, ऐसा होता है क्या? इस तरह तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करता है, ये जरूर है। क्योंकि और चाहे कोई भी पीएम हो। हाँ, जो कोई भी पीएम, क्योंकि देश को उनको आगे ले जाने की जिम्मेदारी होती है और देश के प्रति वो नीति निर्माण में चिंतित भी होते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। और अच्छा, एक सेकंड, इस पे ना सर आप वो देखना, कहीं रोशनी अगर शीशे पे पड़ेगी तो बंद हो जाएगा ये, तो ट्राई करना कि छांव में रहे। और कैमरा है, कारगिल का वॉर हुआ था उसको। ठीक है। तो ये आपने उनके साथ काम किया, तो पीएम जब वाजपेयी जी बने, आप तब से उनके साथ थे कि पहले से जुड़े थे? जब पीएम बने थे तब से। पीएम ने फिर आपको बुलाया, जी। तो आपकी क्या हिंदी को लेके उनके साथ चर्चाएं होती थी? किस तरह की उनका इंटरेस्ट था हिंदी को लेके? बस मेरा भी हिंदी में रुचि थी और उनकी भी हिंदी में रुचि थी, उसके कारण मेरी नज़दीकी आ गई। व्यक्तिगत रूप से हमारे लेवल वाले, हमारे स्तर वाले स्टाफ में मुझे ही आमतौर पर नाम से जानते थे। और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मैंने डिक्टेशन भी ली है और जब भी ज़रूरत पड़ी है ड्राफ्ट भी बनाए हैं। और ड्राफ्ट वो पसंद करते थे क्योंकि मैंने उनकी भाषा को थोड़ा पकड़ने में ज़्यादा रुचि दिखाई। अच्छा। जिस तरह की वो भाषा लिखते थे, साहित्यिक या मजाकिया या छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वाक्यों में अपने पत्र व्यवहार करते थे, वो आमतौर पे मैं प्रारूप के रूप में देता था तो उस पर दस्तखत हो जाया करता।
तो वो किस तरह का वाजपेयी जी का व्यवहार रहता था अपने अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ? वाजपेयी जी साहित्यिक दृष्टि से ही बात करते थे। अच्छा अच्छा। और छोटे छोटे सेंटेंसों में बात करते थे और बिल्कुल आराम से, कभी लगता नहीं था कि वो देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इतने मतलब उदार चेता थे। और एक बार का मैं वाकया हाँ हाँ, आपको बताऊं। बताइए ना सर। एक बार पूर्व सैनिकों का कोई कार्यक्रम था, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने निजी सचिव महोदय को बोला, एक हिंदी में अभी संदेश चाहिए, मुझे दस्तखत करके भेजना है। तो उस समय ड्यूटी पे मैं था। तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव ने पूछा, ड्यूटी पे कौन है? कर राजेंद्र प्रसाद। कह रहे मजे आ गए। कह रहे इसका प्रारूप बना दो। मैंने प्रारूप बना दिया और थोड़ा सा बड़ा था। तो जब बड़ा प्रारूप गया तो वो निजी सचिव महोदय कहने लगे, थोड़ा सा बड़ा नहीं है राजेंद्र प्रसाद? मैंने कहा नहीं, बड़ा आप काट दीजिए इसमें से। कहने नहीं, बना तो अच्छा है। तो उनका वाजपेयी जी की उदारता देखिए, इतने छोटे व्यक्तित्व के साथ कैसे संवाद करते हैं। तो मैंने वो पत्र प्रिंट करके निजी सचिव महोदय को दे दिया। निजी सचिव महोदय लेकर गए, उन्होंने दस्तखत किए और अपने पास रख लिया। कहना बुलाओ किसने बनना है, क्योंकि वो 5-7 मिनट में ही मैंने तैयार कर दिया। और जब अंदर जसवंत सिंह जी बैठे थे वहाँ पे, तो तब वो विदेश मंत्री थे? मेरे ख्याल से रक्षा मंत्री थे तब। अच्छा जी। तो वहाँ जाके आगे आगे वो, पीछे पीछे मैं। तो कहने प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसने बनाया? वो कहने लगे इन्होंने बनाया। कहीं तो मेरे पास आते रहते हैं पंडित जी, मेरे को पंडित जी के नाम से ज़्यादा बोलते थे। अच्छा। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब बोझ था। आपको घुटने में दर्द होते हुए खड़े होकर मेरे को शाबाशी दी उन्होंने, कंधे पे हाथ रखे, आप बढ़ते रहिए, अच्छा लिखते हैं आप। और ये एक छोटे से व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। हमें कौन प्रधानमंत्री बुलाता है। ठीक बात है जी। तो हमेशा बहुत ही सादगी का व्यवहार रहता हाँ, था बहुत उनका। किस्सा। और गुजराल साहब का और देवेगौड़ा जी का उनके साथ उनके साथ मैंने कार्यालय में काम किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हिंदी का उनका तो उनका काम करने का तरीका कैसा था और इनका स्टाइल में क्या कुछ अंतर था क्या? इनके स्टाइल में तो ये थे, खुशनुमा माहौल में ज़्यादा करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो थोड़ा सा गंभीर रहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में तो सब खुशनुमा माहौल कैसे बनाएंगे? इतनी ज़्यादा वहाँ तो तनाव रहता है, काम होता है। नहीं, वो काम करने की शैली होती कभी है। उन्होंने देखे ना वो किया, क्या बोलते हैं, परमाणु का भी काम किया, तब तो बहुत ज़्यादा सीक्रेसी रही होगी और उसमें तो तनाव रहता है, तो भी हंस ना, तभी उनका व्यक्तित्व ऐसा था। सरकार भी ऐसी थी, वो तो इतने सारे गठबंधन की सरकार थी। जब भी चलाई उन्होंने मतलब बहुत उदारता से चलाई है और सबको लेके चले हैं। उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और व्यक्तित्व हम भूल नहीं सकते, बहुआयामी व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। और साहित्यिक छाप थी। हाँ। जब भी वो बात करते थे साहित्यिक दृष्टि से ही बात करते, ऐसा लगता जैसे कोई साहित्यकार बात कर तो रहा एक बात आओ जी, प्रधानमंत्री से कोई मिलना चाहे, कोई मुख्यमंत्री तो चलो मिलना चाहे तो अलग, अगर कोई आम आदमी मिलना चाहे या कोई, तो वो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पहले भी था मुश्किल। पहले भी था मुश्किल, लेकिन वाजपेयी जी ने जनता दरबार खोला था तो वो बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि इतना समय निकालना बहुत मुश्किल है। पब्लिक बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, इतने लोगों से मिलना बहुत संभव नहीं। बड़े बड़े लोगों से मिलना प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि उनको बहुत सारे काम देखने होते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कैसे मिलते हैं प्रधानमंत्री? क्या थोड़ा सा जनता तो जरूर जानना चाहेगी सब पहले वो कि जो भाई, जैसे मैं अगर मिलना चाहता हूँ तो कैसे मिलूँ? आप किसी नेता आप मंत्री से मिल सकते हैं, अगर आप मंत्री से संबंधित आपका काम हाँ है, हाँ हाँ। या कार्यालय में मिल सकते हैं और मंत्रियों से। नहीं तो पीएम से मिलने के लिए उनके स्टाफ को पीएम रिक्वेस्ट, से निवेदन अपॉइंटमेंट, निवेदन अगर पत्र वहाँ पहले से भेजना वहाँ पड़ता से था। स्वीकृति हो जाए तो फिर वो खुद डिसाइड करके बताते हैं, आप अपनी तरह। अब आजकल तो ईमेल का सिस्टम है, हाँ तब जी, तो हाँ नहीं होगा शायद जी, ईमेल। जी। अब तो ईमेल भेजिए और फिर मुलाकात हाँ कर जी, लेते हाँ हैं। जी। तो और कुछ किस्से सुनाइए साहब, वाजपेयी जी के साथ आपके लंबे समय रहे आप, 5 साल रहे? मैं करीब करीब उनके साथ 4 साल काम किया। 4 साल काम किया, लंबा समय था। हाँ जी, और वो हाँ बहुत ही उठापटक वाला दौर था वो राजनीति में। जी, जी। एक बार मैं बताऊं, एक कोई पत्र का मैंने प्रारूप तैयार किया, उसमें उन्होंने कुछ लिखा हुआ था पहले से ही, मैंने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया। बढ़ाने में कोई एक लिखने में थोड़ी त्रुटि, वाजपेयी जी ने पेन अपने हाथ से लिखा हुआ था, अच्छा, वाजपेयी जी खुद लिखते थे? कभी कभी खुद लिख लेते थे वो। अच्छा। तो उन्होंने वो टाइप करने के लिए बोला, मैंने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया। एक कुछ स्पेलिंग में थोड़ी सी उनकी लिखने में हो गई होगी, भूल चूक हो जाती है कभी कभी, तो मैंने वो ठीक कर दिया। तो एक ये कहने लगे किसने ठीक किया? तो मेरे को बुलाया, मैंने कहा मैंने ठीक किया, मैंने गुस्ताखी की है। नहीं नहीं, गुस्ताखी नहीं, अच्छा किया तुमने। कितने पढ़े हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे है। कहाँ कहाँ काम किया?
मैंने एक वेद प्रताप वैदिक जी है, उनके साथ भी कभी कभी मेरा हो जाता था, क्योंकि वो मेरे को बहुत प्रेम करते थे। हाँ बिल्कुल, वो बड़े पत्रकार थे, बड़े पत्रकार हमारे तो बड़े सीनियर थे वो और बहुत बोलते रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट वो थे। बोलते थे कि आप लिखा करो, हम्म, पढ़ा करो, और उनसे भी मैंने बहुत सीखने की कोशिश की। मेरा लेखक और साहित्यकारों से मेल जोल प्राय रहा है। और बालकवि बैरागी जी का भी मैं नाम लेना चाहूँगा। मैं पहले अखबारों में संपादक के नाम पत्र लिखता था। हाँ तो वहाँ से आपको आदत पड़ी। मेरे को आदत पड़ी, वो कहने लगे आप इसी में रह जाओगे, आप लेख लिखा करो, हाँ, आप संपादक के नाम छोड़ दो, इसी में रह जाओगे नहीं तो। हम्म। तो फिर मैंने लेख भी लिखने शुरू किए। जनसत्ता में मेरे सामाजिक विषयों पर लेख आते रहते हैं जी प्राय। जी जी, हाँ नहीं आप लिखते रहते हैं, आपका लिखने का काम। तो फिर ये किताब लिखने की कहाँ से मन में आई सर? मैं और ऐसा ये था, आपने 10 साल लगा दिए इस किताब हाँ को 9-10 लिखने साल लगा में? दिए। बताइए, 350, 370, 80 पेज की किताब। मैं बताना चाहूँगा, मैं पहले अपनी सीख के लिए इकट्ठी करता था अच्छी बातें। अब कहाँ से मुझे अच्छी सीख मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, विचारों में और उदारता आए, और मैं भी जीवन में इस तरह से सीखूं कि मैं बड़े लोगों का सानिध्य तो पा रहा हूं, लेकिन बड़े लोगों के सानिध्य के साथ साथ उनसे सीखने का भी एक मौका और अपने हाथ से जोड़ूं। तो मैं इनको इकट्ठा करता रहता था। इकट्ठा करते करते जब 30-40 पेज हो गए, मैंने सोचा इसको क्यों न किताब का रूप दिया जाए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा किताब का रूप किस रूप में दिया जाए। जी जी जी, तो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठा होने के बाद फिर मैंने सोचा इसको है ना पुस्तकालय में देखता हूँ किस तरह की किताबें हैं। पुस्तकालयों में भी देखा, वो आदर्शों से भरी हुई थी कुछ बहुत सारी किताबें, कुछ व्यवहारिक थी। उनमें देखा, उनमें शीर्षक वगैरह दिए हुए थे। फिर मैंने सोचा शब्दों के हिसाब से छांटेंगे तो लोगों को, जनता को पढ़ने में आसानी होगी और इससे बहुत मदद मिल सकती है। तो मैंने फिर शीर्षक के हिसाब से छांटे, उसके नीचे लगाए। फिर जहाँ से भी फेसबुक से, कहीं और से मुझे जहाँ भी सामग्री मिली वहाँ से ली, कुछ अपने अनुभवों से ली। ज़िंदगी में इतने सारे अनुभव आए, इतने सारे लोगों के साथ किया। मैं करीब करीब 15 विभागों में काम किया है और हर जगह सीखने की कोशिश की है। कभी ये नहीं सोचा मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता। हर समय ये ललक रहते थे कुछ न कुछ, किसी न किसी से सीखूं। नौकरशाहों से भी काफ़ी सीखने का मौका मिला और एक से एक शक्तिशाली नौकरशाह के साथ भी काम किया, और नेताओं में मंत्रियों के साथ भी काम किया काफ़ी सारे, जिनमें साध सिंह वर्मा, सुरेश पचौरी जी, जयंत सिन्हा, संतोष गंगवार जी और जितिन प्रसाद जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, अनेक लोगों के साथ काम किया जिनसे कुछ सीखने का एक अलग ही मौका मिलता था, जी, बारीकी से, नज़दीकी से। और मैंने जिसके साथ भी काम किया, या तो काम नहीं किया या किया तो नज़दीकी से काम किया, और कभी काम से भागा नहीं, और न कभी समय देखा दफ्तर का। वे सरकारी दफ्तर में 8 बज गए, 9 बज जी, गए, कभी जी, नहीं बिल्कुल देखा, ठीक 12-1-2 बज हाँ गए, देर तक काम करते रहे। देर तक काम। और कभी पैसे के बारे में कभी सोचा नहीं मुझे ये सुविधा मिल जाए, वो सुविधा मिल जाए, क्योंकि मुझे सीखने की ललक थी, कैसे भी सीखना है। और सीखने में तो आपको योगदान देना ही पड़ेगा, श्रमदान तो करना ही पड़ेगा। ठीक बात है। तो ये जब वाजपेयी जी जब ओपोजिशन के नेताओं से मिलते थे तो किस तरह का बड़े मुलाकात? उदार से खुशनुमा माहौल, ऐसा लगता ही नहीं था कि एक राजनीतिज्ञ मिल रहा है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई उदार मन व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, और खुल के बात करते थे। और देश के प्रति उनके अच्छा लगाव था, प्रेरणादायक लगाव था, लोगों को सीखने नहीं, लायक जैसे था। सोनिया गांधी थी या लालू यादव, पार्लियामेंट में हम लोग उनके डिबेट्स देखते हैं तो वाजपेयी जी को क्रिटिसाइज करते थे वो वो लोग। क्रिटिसाइज करना तो एक अलग मामला है, वो तो राजनीतिज्ञ देखो चलता है थोड़ा बहुत। हाँ, तो लेकिन जब व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात व्यक्तिगत तौर पर सबके साथ अच्छा, बहुत बढ़िया आराम से हंसी हंसी नुमा माहौल। और ये दूसरे लोग भी करते थे, क्योंकि उनका जिस तरह की छवि थी उस तरह के लोग बात भी उनसे उसी तरह की करते थे। बहुत बढ़िया सर। तो और कुछ बताइए साहब हमारे दर्शकों के लिए आप। बस ये पुस्तकों का मैं ज़रूर बताऊंगा। हाँ, इसमें इस पुस्तक में मैंने आदर्शों को शामिल आमतौर पर नहीं किया, इसमें व्यवहारिक है। हाँ जी हाँ, और जीवन में जो भी व्यक्ति किसी भी तरह की उठापटक के बीच जी रहा है, इसका थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेगा, थोड़ा उसको थोड़ा लाभ भी होगा। सीखेगा, उसको लाभ होगा। और इसमें बहुत सारे तो पति पत्नी के रिश्ते हैं, दूसरे रिश्ते हैं, कलह है। अगर आप थोड़ी थोड़ी सीखेंगे, आप जीवन में इस तरह के एकदम आपको पढ़ने से कुछ न कुछ सीखने का मौका, पढ़ने बगैर इस पुस्तक को छोड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल पूरी करने, एक बार शुरू किया तो खत्म शुरू करनी किया, पड़ेगी। लेकिन आपकी रुचि होनी चाहिए, और रुचि के साथ साथ फिर सीखने की होनी चाहिए। कल पढ़ के नहीं छोड़ना। चाहे आप 10 वाक्य पढ़िए, 10 में से 2 पे अमल कीजिए, तो आपके काम के हैं। जी जी, थैंक यू सर। तो धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य ठीक है अभी? हाँ, मेरा बस स्वास्थ्य है, थोड़ा कैंसर की दिक्कत हो गई थी, पिछले साल से अभी ठीक चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। और
कैंसर के जो रोगी हैं उनको मैं प्रेरणा देना चाहूँगा कि कभी भी जीवन जीना न छोड़ें और उसको स्वीकार करें अगर कहीं कैंसर की दिक्कत है तो, और पूरी प्रेरणाओं के साथ काम करें, एक अच्छे अनुभवों के साथ काम करें और कभी जीवन में हार न मानें। जीवन में हार मानना तो होता ही नहीं, जीवन में आपका शून्य तो हो ही नहीं सकता, शून्य नहीं हो सकता, कुछ न कुछ घटित होगा। तो इसलिए मेरे अनुरोध है अभी कैंसर को कैंसर न माने बल्कि एक संघर्ष का जीवन माने और स्वीकार करें। तो अभी स्वास्थ्य आपका बेहतर है? हाँ, बस चल रहा है संघर्ष, इलाज चल रहा है। जी। चलो जी, हम आपकी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने मेरे को इतना स्थान दिया। नहीं, थैंक यू और सो मच अपना सर, आपने समय वक्त निकाला। दिया। आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद आपका, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बेहद जल्द आप ठीक हों, स्वस्थ हों, और उसके बाद स्वस्थ होने के बाद एक बार दोबारा आपका इंटरव्यू हम लोग करें। धन्यवाद आपका बहुत डिटेल में आपने बताया प्रधानमंत्री कार्यालय की बातचीत। ये थे हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद जी, जो एक लेखक हैं और लंबे समय तक देश में भारत सरकार के लिए काम करते रहे। अनेक मंत्रियों के साथ काम किया, प्रधानमंत्रियों के साथ भी काम किया। उन्होंने बताया किस्से कहानियाँ, और बताया कि किस तरीके से अगर आप कोई बीमारी से पीड़ित हैं तो मेहनत के साथ, लगन और परिश्रम के साथ जीवटता को बनाए रखिए और बहुत जल्द आप स्वस्थ हो सकते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।